वेलकम टू माय चैनल एसके लॉ क्लासेस। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फ्रेंड्स, इट इज वन ऑफ द एक्ट्स ऑफ द हिंदू लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू लॉ में टोटल 3 मेजर्स एक्ट हैं। दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, सेकेंड इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड द लास्ट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट की मैं कंप्लीट वीडियो एज पर बेयर एक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जो कि आप हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के कंप्लीट लेक्चर के बारे में। तो हम इसमें बात करेंगे, टोटल इसमें 30 सेक्शंस होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं उन टोटल 30 सेक्शंस के बारे में अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। सो फ्रेंड, इस वीडियो को आप बिना स्किप करके लास्ट तक जरूर देखें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन मिस हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट को 30 सेक्शंस में बांटा गया है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, आइए सबसे पहले हम जानते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन कवर करता है 1 to 4 को। सेकेंड पार्ट है अडॉप्शंस, जो कि कवर करता है, डील करता है सेक्शन 5 to सेक्शन 17। थर्ड मेन चैप्टर है मेंटेनेंस का, जो कि डील करता है सेक्शन 18 to सेक्शन 28। एंड द लास्ट फोर्थ पार्ट इज रिपील एंड सेविंग्स, जो कि सेक्शन 29 एंड 30। अब आज की ये वीडियो में आपको वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से समझाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ साथ आपको इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईच एंड एवरी सेक्शन को, ताकि आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट से फ्रॉम सेक्शन। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की, कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है और ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। वही अगर हम बात करें इसके एक्सटेंड की, तो ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया। बात करते हैं सेक्शन 2 की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि जो एक्ट है वो किस किस पर अप्लाई होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें हमें बेसिकली 3 चीज़ देखनी है कि जो हिंदू एक्ट अप्लाई होते हैं। ये पहला, जो हिंदू बाय रिलीजन है। दूसरा, जो बौद्धिस्ट, जैन, सिख, ईसाई हैं बाय रिलीजन, उन पे अप्लाई होता है। तीसरा, जो मुस्लिम, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, और जो किसी अदर लोकल लॉ से गवर्न नहीं होते, उन पे अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 3 देखते हैं। इसमें डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन की बात की गई है, जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कस्टम एंड यूसेज, मेंटेनेंस और माइनर जैसे वर्ड। इन वर्ड को डिफाइन किया गया है और सेक्शन में बताया गया है कि इनका मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, यानी इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट कहाँ होगा। तो जैसे हमने पिछले एक्ट्स में देखा कि अगर इस एक्ट से पहले कोई भी कस्टम या यूसेज था, तो जहाँ तक ये एक्ट उस एक्ट के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखेगा, तो वहाँ तक ये कस्टम यूसेज था वो अपना इफेक्ट खो देगा। और सेकंड पॉइंट कहता है कि इस लॉ के आने से पहले अगर कोई अदर लॉ फोर्स में था, तो जहाँ तक उसको इफ़ेक्ट करता है या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वहाँ तक वो एक्ट, वो लॉ इफ़ेक्ट खो देगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन चैप्टर 2 की, सेक्शन 5, जो कि डील करते हैं अडॉप्शन से। जैसे इसमें सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 17 तक कवर होता है। तो आइए सेक्शन 5 को देखते हैं। सेक्शन 5 है अडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, यानी कि अगर कोई भी हिंदू लॉ में या हिंदूज में जो भी अडॉप्शन किया जाएगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के कमेंस होने के बाद, वो इस चैप्टर के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही होगा। और इस चैप्टर के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो जो अडॉप्शन है वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा। यानी जो भी रूल्स कंडीशंस इस चैप्टर में बताई गई हैं उस प्रोविज़न के अडॉप्शन से फुलफ़िल करता है तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज अडॉप्शन वॉइड माना जाएगा। और साथ ही साथ बताया गया है कि अगर कोई अडॉप्शन वॉइड है, इस प्रोविजन के इफेक्ट नहीं करता है, तो वो वॉइड होगा। सेक्शन 6 की रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन,
यानी कि जो अडॉप्शंस की वैलिड कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के बारे में बताया गया है सेक्शन 6 के अंदर। तो देखते हैं इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। इस सेक्शन में पहली कंडीशन है द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन। यानी कि जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है किसी माइनर को, उसको अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका राइट भी होना चाहिए, तभी उसको अडॉप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। यानी कि जो व्यक्ति अडॉप्शन में दे रहा है माइनर को, उस व्यक्ति को ऐसा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और उसकी कैपेसिटी क्या है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। पॉइंट 3 देखते हैं द पर्सन अडॉप्टेड इज़ केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। यानी कि जिस व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा रहा है क्या वो कैपेबल है अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उसमें उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो भी अडॉप्शन अवॉइड होगा। फोर्थ पॉइंट है द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर। यानी कि जो अदर कंडीशंस हैं उनका भी कंप्लायंस होना जरूरी है जो कि इस एक्ट में दिया गया है। अब चलते हैं सेक्शन 7 के अंतर्गत कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। यानी किसी मेल हिंदू की क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी अडॉप्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस कैपेसिटी के बारे में बताया गया है सेक्शन 7 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अगर कोई मेल हिंदू किसी भी माइनर को अडॉप्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंडीशन ये है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। सेकेंडली वो माइनर नहीं होना चाहिए, या पहले से कोई बेटा या बेटी नहीं होना चाहिए, तब जाके किसी माइनर को अडॉप्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो वाइफ की कंसेंट बहुत ज़रूरी है अडॉप्शन को कंप्लीट करने के लिए। और अगर वाइफ अनसाउंड माइंड है या फिर उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को फ्रॉम हिंदू रिलीजन टू अनदर रिलीजन, तो उसके कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर वाइफ लिविंग है और हिंदू है तो उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है। सेक्शन 8 की तरफ कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। यानी कि कोई भी फीमेल हिंदू की कैपेसिटी क्या क्या होगी किसी भी अडॉप्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी सेम हस्बैंड की तरह ही वाइफ जो है या फीमेल जो है वो साउंड माइंडेड होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, उसकी पहले से कोई बेटा या बेटी लिविंग नहीं होना चाहिए, तब जाके वो अडॉप्ट कर सकती है किसी माइनर को। और इसी में आगे बताया गया है कि अगर उसका हस्बैंड लिविंग है तो पहले हस्बैंड की कंसेंट ज़रूरी है, और हस्बैंड ने अगर आपने आपको अनदर रिलीजन में कन्वर्ट करा लिया है या फिर हस्बैंड अनसाउंड माइंड है तो हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 9 के ऊपर, पर्सनस कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। यानी वो कौन सा पर्सन है जो अडॉप्शन देने के लिए कैपेबल है। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में बताया है कि किसी भी माइनर के फादर मदर और गार्जियन के जो भी अलावा है कोई भी अदर व्यक्ति एडॉप्शन करने देने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है कि अगर किसी जब भी माइनर के पेरेंट्स मदर या फादर की डेथ हो गई है या उन्होंने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, संन्यास लिया है, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो गए हैं, तो इस कंडीशन में जो उसके जो गार्जियन हैं वो माइनर को अडॉप्शन में दे सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कोर्ट की परमिशन की बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम सेक्शन 10 के ऊपर, पर्सनस हु मे बी अडॉप्टेड। यानी कि किस पर्सन को व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उसमें भी हमने कुछ चीज़ देखनी है। जैसे पहला है कि ही और शी इज़ अ हिंदू। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, तो हमें इसमें पहली चीज़ देखनी है कि जो अडॉप्शन है उसमें पहला है कि ही और शी इज़ अ हिंदू। इसमें मेन प्रायोरिटी है कि जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए। अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के थ्रू नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन है ही और शी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। यानी उसको पहले से ही किसी ने अडॉप्ट ना किया गया हो। थर्ड कंडीशन है ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड। यानी लड़का और लड़की जो भी है और पहले से शादीशुदा ना हो। और अगर ऐसा है और लेकिन उसका कस्टम और यूसेज अप्लाई करता है, अलाउ करता है ऐसे में अडॉप्शन करने के लिए, तो वो अडॉप्शन वैलिड होगा, अदरवाइज़ नहीं। फोर्थ कंडीशन है कि जो माइनर है, बच्चा है, उसकी जो एज है 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। जिसे अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी एज 15 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इनकी अदर कंडीशंस, सेक्शन 11, जो ये कहता है कि अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन।
ये वो कंडीशंस हैं कि इनका होना किसी भी अडॉप्शन के लिए ज़रूरी है, जिसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि अगर अडॉप्शन किसी बच्चे या लड़के का किया जाना है, तो इस अडॉप्शन के जो मदर फादर हैं अडॉप्टिव के, उसके पहले से बेटा या बेटी के बेटा नहीं होना चाहिए लिविंग। क्योंकि अगर कोई अडॉप्शन किसी लड़की का किया जा रहा है, तो जो मदर फादर हैं, अडॉप्टेड मदर फादर हैं, उनको पहले से कोई बेटा नहीं होना चाहिए, या फिर बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये अडॉप्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट की, कि अगर अडॉप्शन किया जा रहा है किसी मेल के थ्रू, और वो जो अडॉप्टेड किया जाना है वो फीमेल है, तो अडॉप्टेड मेल जो जिस फीमेल को अडॉप्टेड किया जा रहा है, तो उसमें कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। वही हम अगले पॉइंट देखें कि अडॉप्ट करने वाली अगर महिला है और किसी मेल को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो अडॉप्टेड जो फीमेल है उसके बीच में और जिस मेल को अडॉप्ट किया जा रहा है, मतलब उसमें 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि जो अडॉप्टेड फीमेल है वो मेल से कम 21 साल बड़ी होनी चाहिए, ये बताया गया इन पॉइंट्स में। तो अब में ये भी बताया गया है कि किसी बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर, कि अभी तक हमने देखी कि किसी अडॉप्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशन थी। अब क्या है कि अडॉप्शन हो गया है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, उन इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया है सेक्शन 12 में। इसमें पहला इफ़ेक्ट है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा, जिस फैमिली में अडॉप्ट किया जाएगा, उस फैमिली में ऐसे वो उस फैमिली में बच्चा बन के रहेगा जैसे कि वो उसी फैमिली में पैदा हुआ हो। यानी कि जो उसके राइट्स होंगे उस फैमिली में, वो ऐसे माने जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन, कि जैसे वो ना उसी फैमिली में पैदा हुआ हो। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि मान लीजिए जिस फैमिली में वो पहले पैदा हुआ था, उस फैमिली में उसके नाम कोई प्रॉपर्टी अगर कर दी गई है, और उसके बाद अगर अडॉप्शन हो गया दूसरी, अडॉप्शन के बाद में जो उसकी पहले वाली फैमिली थी वो ये नहीं कह सकती कि तुम्हारा अडॉप्शन दूसरी फैमिली में हो गया है, तो वो जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी उसको वापस। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम सेक्शन 13 की, जो कि कहता है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यानी कि अडॉप्टिव पेरेंट्स की राइट्स क्या क्या होंगे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए या उनको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में बताया है कि अडॉप्शंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, अडॉप्टेड फादर या मदर हैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र, फिर चाहे वो इंटर विवोज हो या बाय वसीयत के थ्रू हो, तो ट्रांसफ़र करने से उनको रोकता नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्होंने किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को, चाहे वो इंटर विवोज हो या थ्रू विल हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 14, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टन केसेस। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कहा है कि किसी केसेस में अडॉप्टिव मदर की क्या क्या रोल रहे, किसको अडॉप्टिव मदर माना जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे कोई हिंदू जो अडॉप्ट कर रहा है किसी अदर माइनर हिंदू, अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो वो वाइफ अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी उस अडॉप्टिव चाइल्ड की। वहीं अगर उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट वाइफ होगी वो वाइफ उस अडॉप्टिव चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी। बाकी जो वाइफ होंगी वो उसकी स्टेप मदर कहलाई जाएगी, यानी सौतेली माँ। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति की जिसकी वाइफ लिविंग नहीं है या फिर कोई बैचलर है, जब वो शादी करेगा या किसी भी करेगा, तो जिससे वो शादी करेगा वो उस अडॉप्टिव चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर मानी जाएगी। वही से फोर्थ पॉइंट है कि जो विडो या लेडी या फिर कोई भी अनमैरिड वुमेन है, वो जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है, तो जिस मेल के थ्रू वो शादी करेगी तो वो उस बच्चे का स्टेप फादर माना जाएगा, ना कि उसका अडॉप्टिव फादर। सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 15, वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। तो फ्रेंड्स एक बार अगर, तो वो अडॉप्शन कैंसिल नहीं किया जा सकता, ना तो वो अडॉप्टिव फादर या मदर के द्वारा या फिर बाय एनी अदर पर्सन, ना ही उसके द्वारा भी कैंसिल नहीं किया जा सकता कि जिसको अडॉप्ट किया गया हो सकता है, और ना मतलब ना उसको कैंसिल करा सकता है। इट मीन्स कि एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गया है अगर एक बार, तो फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 की, जो कि कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन। इट मीन्स
कि ये सेक्शन कहता है अगर किसी अडॉप्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं या लगाए गए हैं उस पार्टी के द्वारा जो कि अडॉप्ट कर रही है या फिर उसके द्वारा जो अडॉप्शन दे रही है, तो उसमें ऐसा माना जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिज्यूम करेगी जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे हैं वो अडॉप्शन किया जा रहा है वो वैलिड अडॉप्शन है, जब तक कि कोई उसे डिसअप्रूव ना किया जाए। अब हम देखते हैं सेक्शन 17 में प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ये कहता है कि सिंपली ये चैप्टर सेक्शन कहता है कि किसी भी अडॉप्शन के लिए कोई भी पेमेंट या कंसिडरेशन जो है प्रोहिबिटेड है। इसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट ऑफ द रिवॉर्ड्स इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड रिसीव विच इज प्रोहिबिटेड। इट मीन्स कि अडॉप्शन के लिए कोई रिसीव नहीं करेगा, अगर करता है तो के लिए है नहीं लिया जाएगा कोई कंसिडरेशन के लिए। नाउ चैप्टर है जो कि डील करता है मेंटेनेंस से। तो सेक्शन 18 में बेसिकली बात करी है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की, जिसका सब सेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। पॉइंट 1 कहता है कि अगर किसी भी हिंदू वाइफ की या तो शादी हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले या उसके बाद, तो पूरी उसके ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंटाइटल है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, और मेंटेनेंस लेने के साथ साथ वो एंटाइटल है अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए कुछ कंडीशंस के लिए भी, जैसे कि हस्बैंड करता है या फिर वो वाइफ के साथ क्रूअल्टी करता है या फिर लेप्रोसोपी का अगर विक्टिम है या फिर किसी अदर वाइफ के साथ रह रहा हो, बाईगेमी की कंडीशन हो, तो वो इन केसेस में वाइफ अपने हस्बैंड से सेपरेट रह सकती है और उसके लिए वो मेंटेनेंस के क्लेम भी कर सकती है। तो ये CDEFG सारे रीज़न हैं जिन पे जो वाइफ है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और सेपरेट रह सकती है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन सेक्शन 19 की, यानी विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। इसमें बताया गया है कि जो हिंदू वाइफ है वो लाइफ टाइम तक, चाहे उसकी ये एक्ट्स पास होने के पहले हुई हो या बाद में हुई हो, लाइफ टाइम तक एंटाइटल है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने फादर इन लॉ से, यानी कि अपने ससुर से क्लेम करने के लिए। इट मीन्स कि जो भी विडो है वो फादर इन लॉ से क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है। इसके प्रोवाइजो में बताया गया फ्रेंड्स कि अगर कोई विडो है जो है डॉटर इन लॉ है, अगर वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है और उसका शेयर जो है वो प्रॉपर्टी में नहीं है, तो वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। या फिर अगर उसने किसी और से शादी कर ली है तो भी वो अपने ससुरेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अब देखते हैं हम सेक्शन 20 मेंटेन एंड एज्ड पेरेंट्स, यानी कि बच्चों का और बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण का। इस सेक्शन में बताया गया कि जो हिंदू हैं वो एक बाउंड होता है, लाइबल है अपनी लाइफ टाइम तक अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ अपने बूढ़े माता पिता के भरण पोषण या उनको मेंटेन ये भी लाइबल है। और इसमें आगे साथ में बताया है कि चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, वो इंटेंटल हैं अपने फादर और मदर से मेंटेनेंस करने के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन 21 में, जो कि डिपेंडेंट्स के बारे में बताया गया कि किसी भी डिपेंडेंट की कैटेगरी जो डिसीज है उसके कौन कौन से रिलेटिव होंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले पॉइंट 1 दिया गया है, फर्स्ट हिज और हर फादर की, यानी जो भी डिसीज्ड है उसका फादर जो है वो उसका डिपेंडेंट्स माना जाएगा। सेक्शन 2 जो पॉइंट है वो है हिज और हर मदर, कि जो भी किसी डिसीज का डिपेंडेंट उसकी मदर होंगी सेकेंड टाइम हिज और हर मदर। एंड थर्ड हिज विडो सो लॉन्ग, यानी कि जो उसकी विडो होंगी वो लाइबल होंगी जब तक कि उनकी शादी नहीं होती है। या फिर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हस्बैंड। अगला पॉइंट है डो डॉटर, यानी कि उसकी विधवा बेटी। अगला पॉइंट है उसके मतलब किसी भी बेटे की विधवा बहू। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। अब देखते हैं सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। तो फ्रेंड्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं और किन किन को डिपेंडेंट्स माना जाएगा,
और इस सेक्शन में देखने हैं कि डिपेंडेंट्स का जो मेंटेनेंस राइट है वो क्या। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी भी मेल को अगर कुछ हो जाता है तो उसके जो लीगल एयर्स होंगे, जो भी उसके मतलब रिस्पॉन्सिबल लीगल एयर्स होंगे, वो लाइबल होंगे, बाउंड होंगे उनके डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए। और वो मेंटेन कहाँ से होगा? वो होगा कि जो डिसीज्ड होंगे उनके जो इनहेरिटेड स्टेट्स हैं उनसे से वो अपने डिपेंडेंट को मेंटेन करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 23 से, मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट, यानी कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट क्या होगा। यानी इस सेक्शन में मेंटेनेंस के अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ उतना कहा गया है कि इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड। यानी कि कोर्ट की पावर होगी कि कितना मेंटेनेंस वो कोर्ट को डिसाइड कर सकता है, और वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज एंड द रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट, और इसको सब्सिक्वेंटली चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 24, जो कि कहता है कि क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू, यानी कि वही क्लेमेंट मेंटेन कर सकता है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, वो एक हिंदू होना चाहिए। यानी कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर इफ ही और शी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन 25 कहता है कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस may be altered on change of circumstances, that is the amount of maintenance whether fixed has been changed subsequently. नेक्स्ट हम आप बात करते हैं सेक्शन 26, यानी डेट्स टू हैव प्रायोरिटी, जो कि कहता है कि सब्जेक्ट्स टू प्रोविजन कंटेन सेक्शन 27, डेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड पेबल बाय द डिसीज्ड शैल हैव द प्रायोरिटी ओवर द क्लेम्स ऑफ हिज डिपेंडेंट्स। यानी कि कहता है कि अगर जो भी डिसीज्ड है, अगर उसने कोई से कर्जा लिया हुआ था या उसको कहीं से देनदारी थी, तो सबसे पहले जो उसका अमाउंट जिसका डिसीज्ड के पास होगा, उस अमाउंट में से जो क्लेमेंट हैं, जो मेंटेन के लिए क्लेम कर रहे हैं, उनको बाद में एडजस्ट किया जाएगा। बल्कि अगर किसी ने डिसीज ने लोन लिया हुआ था तो पहले उस अमाउंट से उसका डेट सेटल किया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा जो उसके लिए क्लेमेंट मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। 7 में बताया गया है कि कोई भी डिपेंडेंट जो है अपने आप से मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, या तो उसको डिसीज ने थ्रू विल डिपेंडेंट बनाया हो, या फिर कोर्ट के द्वारा, या फिर डिपेंडेंट्स के एग्रीमेंट के द्वारा, या किसी और एनी अदर रीजंस को उनको मेंटेनेंस के लिए दिया गया हो, तब जाके वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट और मेंटेनेंस। यानी कि फ्रेंड्स सपोज़ कि अगर किसी पर्सन का किसी प्रॉपर्टी पर राइट था मेंटेनेंस के लिए, और वो प्रॉपर्टी जो है या तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है, या फिर उसका कुछ पोर्शन पार्ट है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उस डिपेंडेंट का राइट है कि उस ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टी में से जो भी ट्रांसफ़र किया गया है उसमें से मेंटेनेंस क्लेम करे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सो नाउ फ्रेंड्स, इसका लास्ट चैप्टर है 29, 30 सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन 29 तो रिपील हो चुका है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 13 की बात करें तो ये कहता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट एनी अडॉप्शन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि कोई भी अडॉप्शन अगर इस एक्ट के पास होने से पहले किया गया है तो उस अडॉप्शन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि कहता है कि जो ये अडॉप्शन मेंटेनेंस 1956 आया, तो उससे पहले अगर कोई भी अडॉप्शन किया होगा तो उसका इस एक्ट से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जो अडॉप्शन है वो वैलिड ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो एंटायर कंसेप्ट काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई है, आई होप यू लाइक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड हिंदू मैरिज एक्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, और माइनॉरिटी गार्जियनशिप की वीडियो भी मैं नेक्स्ट पोस्ट करने वाला हूँ। थैंक्स।